मित्रों, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का 1 साल 1 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ और इस 1 साल 1 महीने के कार्यकाल में अगर हम देखें कि जो जन आक्रोश देखने को मिल रहा है, लोग हजारों की संख्या में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और विशेष तौर से मैं इस बात का मैं जरूर कहना चाहूंगा, जिनके बारे में बहुत लंबा लंबा बोलते रहे कर्मचारियों के अधिकारियों की हितैषी है, यही कहते रहे। और हिमाचल प्रदेश में 1 साल के छोटे से कार्यकाल में हजारों की संख्या में कर्मचारी सड़कों पर सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री की अर्थी निकाल रहे हैं। इसका संदेश मुझे लगता है कि बड़ा सीधा सा है कि सरकार हर मोर्चे पर असफल हो गई है, बुरी तरह से असफल हो गई है। और कर्मचारी, खासतौर से मैं जिक्र करूंगा इन दिनों में जो चल रहा है, जो बिजली बोर्ड के कर्मचारी जो हजारों की संख्या में सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाल करके सड़कों पर आ गए, जिनको समय पर सैलरी नहीं मिल पा रही है, जिनको कहा था कि आपको कैबिनेट की पहली बैठक में हम आपके लिए भी हम ओपीएस लागू करेंगे, और स्वाभाविक रूप से इन मुद्दों को लेकर के कर्मचारी प्रश्न पूछ रहे हैं। हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जिनके साथ आपने वादे किए थे वही लोग आपको पूछ रहे हैं, तो उनका जवाब दीजिए। ये जवाब देना पड़ेगा। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में परिस्थिति इस प्रकार बन गई कांग्रेस सरकार की कि हकीकत अब उनको मालूम पड़ गई है। जो हमें कहते थे कि जयराम ठाकुर ने लोन लिया, 12 महीने में 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ऋण। हिमाचल प्रदेश में मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा रफ्तार से ऋण लेने वाले मुख्यमंत्री के नाते किसी का अगर नाम होगा तो, और इसलिए ये बहुत सारे विषय हैं जिन बातों को लेकर के सरकार के खिलाफ एक निराशा, नाराजगी का एक माहौल है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में हम इस बात को भी देख रहे हैं कि जो 1 साल का कार्यकाल बीता है, कि पूरे सभी क्षेत्रों में अगर विकास की अगर हम गति को देखेंगे वो रुका पड़ा है। स्वच्छता के लिए हम शायद मेकल में 56 नंबर पर थे, कितना नंबर एग्जैक्ट नंबर मालूम नहीं है, शायद मेकल में यही नंबर था शायद। आज हम स्वच्छता की दृष्टि से पूरे देश भर में सबसे पिछड़े हुए राज्य हैं, सबसे पीछे चले गए राज्य, उनमें से हम मतलब 150 से ऊपर हमारा स्थान चला गया है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हम आगे बढ़ कर आ रहे हैं। क्या वो चला नहीं पा रहे थे? आपने उनका कोई असेसमेंट किया जिसके कारण उनसे ये विभाग वापस लेकर के दूसरे को देने पड़े? तो प्रश्न ये होता है, तो अगर उनको विभाग दिए गए थे तो क्या सोच के दिए गए थे? और दूसरा प्रश्न ये भी पैदा होता है उनके काम करने के तरीके से, तो विभाग अगर वापस लिए तो क्या सोच करके दिए? जिनको विभाग दिए हैं वो भी प्रसन्न नहीं है, क्योंकि बहुत हल्के महकमे दिए गए। 1 साल इंतजार करने के बाद महकमे, हल्के पुल्के महकमे, जो हमेशा ऐसे महकमे जिसके साथ वो एडिशन किए जाते थे दूसरे मेन डिपार्टमेंट के साथ, जबकि मुख्यमंत्री के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट, प्रेरोगेटिव मुख्यमंत्री का है, मैं उस पर कोई टिप्पणी ज्यादा नहीं करना चाहता हूं। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह मुख्यमंत्री की काम करने के तौर तरीके पर खड़ा हो गया। उनके ही जो चाहने वाले लोग, उनके ही द्वारा खड़ा किया गया है, उनके ही लोगों ने खड़ा किया है। एक तो ये बात है, इसका जो है मुख्यमंत्री जो है वो मुझे लगता है कि जवाब देने की परिस्थिति में नहीं बन पा रहे। इसके अलावा अभी हम इस बात को देख रहे हैं कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पिछले कल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट, जिसको लेकर के हम खासतौर से बहुत लंबे समय से पीड़ा महसूस कर रहे थे शिमला के हम सब निवासी, कि जो शिमला में एनजीटी का एक ऑर्डर 2017 का था, उसके मुताबिक जो है वो कंस्ट्रक्शन पर जो है वो कुछ जगह रिस्ट्रिक्शन थे, बैन था, और कुछ जगह फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन करने के लिए लिमिट है 2.5 स्टोरीज की।
एक लिमिट के साथ तय किया था और हमें लगता था कि ये उचित नहीं है और हमने इस सारे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया और हमारे एडवोकेट्स वगैरह सब लोगों को हमने कहा कि पूरी ताकत के साथ लड़िए और ये संभव नहीं है। शिमला में लोगों को घर बनाने की अनुमति तो होनी चाहिए जिनके पास जमीन है और उसके लिए एनजीटी ने जो बात कही थी कि भई शिमला का डेवलपमेंट प्लान बनना चाहिए, वो डेवलपमेंट प्लान भी हमने सबमिट किया और मुझे इस बात की खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एनजीटी द्वारा रोक लगाई गई थी उसको हटा दिया और शिमला वासियों को एक बहुत बड़ी राहत उस दृष्टि से मिली है। अब वर्तमान सरकार बोलेगी तो हमारे समय में हुआ, उनको आदत है इन सारी चीजों का श्रेय लेने के लिए बोलेंगे। वो समय का विषय नहीं है कि किसने इस सारे विषय को लेकर के पहल की थी और किसने इस विषय को लेकर के कब से ये कोर्ट में जो मामला चलने के पश्चात जो जजमेंट के लिए जो रिजर्व रखा गया था, इन सारी बातों पर मुझे लगता है कि बारीकी से जाएंगे और मैं शिमला के सभी निवासियों को भी बधाई देता हूं, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का अभिनंदन करता हूं और मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़ा लाभ शिमला के यहाँ के स्थानीय निवासियों को होगा। ऐसे बहुत सारे विषयों को लेकर के हम बात कर सकते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से मुझे सिर्फ यही कहना है कि हिमाचल प्रदेश में 1 साल 1 महीने के कार्यकाल में चारों तरफ निराशा है। कांगड़ा अपनी जगह निराश है, मंडी अपनी जगह निराश है। जो बड़े जिले हैं हिमाचल प्रदेश के, बड़े जिले यानी कि जिसमें एक जगह 15 सीटें हैं एक जिले में और दूसरे जिले में 10 सीटें हैं और विकास कार्य वहां पर रुके पड़े हैं और हर जगह परिस्थिति इस प्रकार की बन गई कि कांग्रेस पार्टी के नेता भी नाराज, विधायक नाराज, कैडर नाराज और हिमाचल प्रदेश की जनता नाराज। ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है और मुझे इस बात को लेकर के भी बहुत दुख होता है कि बहुत तेजी से हिमाचल प्रदेश से इंडस्ट्री जो है पलायन कर रही है। जो वहां पर गुराही का, भ्रष्टाचार का तांडव कुछ नेताओं ने वहां, कुछ लोगों ने वहां पर बना के रखा है और उस वजह से ये परिस्थिति बन रही है, इंडस्ट्री हिमाचल छोड़ करके जा रही है। बहुत विचित्र लगा मुझे कि एकाएक खबर आई कि मुख्यमंत्री जी दुबई चले गए और दुबई जाकर के जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट को लाने के लिए गए। हमने कहा अच्छी बात है और हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, इसके हम भी पक्षधर हैं और इसलिए हमने हिमाचल प्रदेश में एक शुरुआत की थी इन्वेस्टर्स मीट की और उसमें प्रधानमंत्री जी आए थे, इन्वेस्टर्स आए थे। अनफॉर्चुनेटली बीच में कोविड का दौर आया लेकिन उसके कारण बाधित हुआ, हमारा काम प्रभावित हुआ, लेकिन फिर भी एक पहल हिमाचल प्रदेश में की थी और उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में एमओयू साइन हुए। उसके बाद एक साइजेबल इन्वेस्टमेंट लगभग मोर देन 40,000 करोड़ का हिमाचल प्रदेश में जो है वो एमओयू के माध्यम से, ग्राउंड ब्रेकिंग के माध्यम से शुरू हुआ। और आज अगर हम पूछें, मुख्यमंत्री जी दुबई गए, कहा कि इन्वेस्टर्स को लाने के लिए गए थे और इन्वेस्टमेंट की बात करने के लिए गए थे। मालूम बाद में जब रिकॉर्ड वहां से आया तो मालूम जो लोगों ने सोशल मीडिया में घूम रहा है और उसमें मालूम पड़ा कि वो किसी इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में गए ही नहीं थे, वो एक शादी के सिलसिले में गए थे। मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर विदेश जाते हैं तो उनको अपने जाने का रीजन स्पष्ट करना चाहिए। मैं भी गया था, लेकिन हमारी एक एक चीज रिकॉर्डेड है। हमने वहां पर इन्वेस्टर्स मीट की, वहां पर इंटरेक्शन लोगों के साथ किया, कन्क्लेव किया, उसके बाद 1-to-1 जो है सारा रिकॉर्डेड है। पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड इज देयर इन द सेक्रेटेरिएट विद द डिपार्टमेंट, वो देख सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से अब मुझे मालूम पड़ रहा है कि अब दोबारा इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ लाने के लिए अमेरिका भी जा रहे हैं, तो अच्छी बात है, लाएं। लेकिन प्रदेश को जानकारी देना ये उचित बनता है, ये मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है, ये दायित्व है। एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूं। और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति ये हो गई हिमाचल प्रदेश में कि इन्वेस्टमेंट के रास्ते बंद हो गए। हिमाचल प्रदेश में जहां हमने बल्क ड्रग फार्मा पार्क लाया, जहां मेडिकल डिवाइस पार्क लाया, ऐसी बड़े बड़े सेक्टर की जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में, वो आज भी अभी तक जो है जहां खड़े थे वहीं के वहीं खड़े हैं। तो इसलिए बहुत चीजों को लेकर के हम कह सकते हैं कि
विजन के साथ काम करने की बातें तो कहना ठीक है, लेकिन विजन के साथ काम करना, प्रदेश को आगे बढ़ाना, ये विषय बहुत अलग है। और हिमाचल प्रदेश उलझा पड़ा है हर मामले को लेकर के, जिस बात में मैं ज़्यादा उसमें कहना नहीं चाहता हूँ। सरकार कुछ करती है और उसके बाद निर्णय जो है वो कोर्ट में अटक जाते हैं, कोर्ट से जो है वो उन उन आदेशों का जो है वो उन पर रोक लग जाती है। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के गंभीरता से जो सरकार की ओर से जो प्रयत्न प्रयास होने चाहिए, मैं समझता हूँ कि कोई कोऑर्डिनेशन रह नहीं गया है। मुख्यमंत्री किसी दिशा में, उप मुख्यमंत्री किसी दिशा में, मंत्री किसी दिशा में, ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में बनी है। सर, वित्तीय हालात को लेकर लगातार सरकार जो है 1 साल से रोना रो रही है और कह रही है कि बहुत खस्ता हालत में है प्रदेश, और आपकी सरकार को दोषी ठहराती है बार बार कि पिछली सरकार में जब वित्तीय प्रबंधन ठीक से नहीं हुआ तभी हालात ठीक नहीं है और पटरी पर लाने के लिए 4 से 5 साल लगेंगे। कर्ज को लेकर भी आप पर ही दोष मढ़ा जा रहा है कि कर्ज की सीमा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से घटाई गई है। देखिए, एक बात को बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। शुरू में 2-3 महीने 4 महीने तक समझ आता कि पूर्व की सरकार को दोषी ठहराना, उनको बोलते रहना उचित है। और जब कार्यकाल 1 साल से ज्यादा का बीत गया, अब लोग वो नहीं सुनना चाहते हैं, लोग ये जानना चाहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। और आपने तो सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी कर्ज की। 13 महीने में 13,000 करोड़ रुपए का ऋण लेने वाली सरकार तो सुखू सरकार। अगर हमने ऋण लिया है तो उस ऋण में हिमाचल प्रदेश में डेवलपमेंट हुई है, विकास हुआ है, सड़कें बनी, पुल बने, स्कूल के भवन बने, हॉस्पिटल बने, जिनका आजकल ये उद्घाटन कर रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में 1 साल के कार्यकाल में ऋण तो 13,000 करोड़ रुपए ले लिया, लेकिन काम सारे बंद पड़े। सड़कों का काम बंद, पुलों का काम बंद, हॉस्पिटल का काम बंद, और इस तरह से कहीं भी कोई डेवलपमेंट के काम नहीं हो पा रहे। और यहां तक के कर्मचारियों की जो कहा था कि हम नौकरियां देंगे, बेरोजगारों को नौकरी देने का काम बंद है। आखिरकार इन बातों का जवाब दीजिए। पहले 1 साल के कार्यकाल में नई भर्तियां कितनी निकाली गई, कितनी भर्तियां उसमें से पूरी की गई। कहा तो यह था कि हिमाचल प्रदेश में हम 1 लाख नौकरियां 1 साल में भरेंगे। एक आदमी को नौकरी हिमाचल प्रदेश में मिली नहीं इन 1 साल के कार्यकाल में, जो वर्तमान सरकार ने जो खुद अपने आप निकाली हो और उसकी भर्ती की हो। ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में है। और जहां तक ऋण की बात मैं ये कहूंगा कि ऋण लेने की रफ्तार जिस प्रकार की सरकार ने पकड़ी है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में सारे तमाम ऋण की सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे जो वर्तमान सरकार ले रही है। तो जहां तक दोषी ठहराने की बात है कि केंद्र की बात है, केंद्र ने पूरे देश के लिए फॉर्मूला किया है। हिमाचल भी पूरे देश का हिस्सा है, एक राज्य है। अगर पूरे देश भर में उस फॉर्मूले के मुताबिक जो है वो केंद्र सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं, तो हिमाचल प्रदेश में भी वो लागू होंगे, निश्चित रूप से होंगे। इस बात को उनको समझना होगा। ये कब तक रहेगा कि 2 चीजों के लिए ये हुआ तो पूर्व की सरकार की वजह से हुआ, हमको दोषी ठहरा रहे हैं। कुछ और नहीं हुआ तो उसके लिए केंद्र सरकार दोषी। अब आपकी जवाबदेही है। आप पूर्ण रूप से हर मोर्चे पर असफल हुए हैं। कोई नालायक बच्चा ही इस प्रकार की परिभाषा का, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार कर रही है कि लोन पिछली सरकार की वजह से, अगर और लोन नहीं मिल पा रहे हैं तो केंद्र सरकार की वजह से। तो अपनी नालायकी है, इसको कब तक छुपाओगे? अब पर्दा उठ गया है, बेपर्दा हो गया है। सीपीएस मामले को लेकर सर हाईकोर्ट से निर्देश आए हैं कि मंत्रियों के समान जो सुविधाएं हैं वो नहीं ले पाएंगे, लेकिन अभी भी देख रहे हैं हम कार्यालय भी चल रहे हैं, गाड़ियां भी मिल रही हैं, बंगले भी मिले हैं, उसी तरह से चल रहा है। सरकार इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही ऑर्डर। देखिए, उसमें मैं हाई कोर्ट के मामले में ज्यादा मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं, इसलिए नहीं बोलना चाह रहा हूं कि अभी मामला लंबित है। लेकिन हाई कोर्ट के इस निर्णय से कोई संदेश कहीं भी किसी भी आदमी को जो है वो ठीक तरह से नहीं गया है। इस बात को लेकर के मैं जरूर कहना चाहूंगा। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन
एक संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत सारी व्यवस्थाएं चलती है, चाहे वो विधानसभा है, चाहे लोकसभा है, चाहे वो हमारी जुडिशरी है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के मुताबिक हम नागरिक होने के नाते हमारा भी अधिकार है बोलने के लिए, और उसमें ऐसा नहीं है कि हम जुडिशरी के खिलाफ बोल रहे हैं। हम एक व्यवस्था के मुताबिक जो चीजें हैं, जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऑलरेडी उसमें है, और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो हाई कोर्ट नहीं हो सकता है, इस बात को स्पष्ट होने की आवश्यकता मुझे लगता है कि हम सबको है। और उसके बावजूद भी समय पर जजमेंट नहीं आना और लंबित करना और जजमेंट में इतना कंफ्यूजन क्रिएट करना, ये सारी चीजों को लेकर के एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, जो पीड़ा देता है, सबको देता है, और स्वाभाविक रूप से आज चौक चौराहे का चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। विक्रमादित्य सिंह को भी न्योता आया था, लेकिन पहले वो कह रहे थे कि 22 को जाएंगे, लेकिन अब कह रहे हैं कि अभी तय नहीं है। क्या ये हाईकमांड का प्रेशर है? और मुख्यमंत्री को न्योता नहीं आया है, और लेकिन वो कह रहे हैं कि न्योते की जरूरत नहीं है, राम मंदिर जो है सबका है, कभी भी दर्शन के लिए जा सकते हैं। एक बात में मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए। ये सिर्फ कहने से नहीं, इसके लिए संघर्ष की जो आवश्यकता थी उसमें करोड़ों लोगों ने संघर्ष किया है, और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने के बाद एक परिस्थिति बनी, राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हुआ, और हमारे देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भूमि पूजन के समय में भी वहां पर उस राम मंदिर के इसमें जो है वो जन्म स्थान पर शामिल हुए, शरीक हुए, और उसके पश्चात अभी उद्घाटन के अवसर पर हमारे लिए गर्व का विषय है। ये हमारे लिए गर्व का पल है। पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी बोले, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोले, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन भगवान रामचंद्र के खिलाफ बोले, इस पर आपत्ति हमारी जरूर है। राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना समझ में आता है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से भगवान रामचंद्र जी का विरोध करना ये कतई भी तर्कसंगत नहीं है। अगर उन्होंने किया है तो उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा जो है वो राजनीतिक अपने उस लाभ को देखते हुए उससे ऊपर हो गई है, श्रद्धा से ऊपर हो गई है, आस्था से ऊपर हो गई है। इसलिए उन्हें कोई अधिकार नहीं सारी बात को इस तरह से कहने का। और मैं ये कहूंगा कि जिनको निमंत्रण प्राप्त हुआ है, मुझे मालूम पड़ा कि प्रतिभा सिंह जी और विक्रमादित्य जी को निमंत्रण आया है, और उनका सोशल मीडिया में भी मैंने देखा कि मेरा व्यक्तिगत श्रद्धा का, मेरी आस्था का विषय है, मैं जाऊंगा, उन लोगों ने बोला है, और मुझे लगता है कि वो जाएंगे, उम्मीद करता कि वो जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी इसको इस प्रकार से नहीं लेगी। व्यक्तिगत श्रद्धा और आस्था का अगर विषय है तो इतना दखल कांग्रेस पार्टी हर व्यक्ति के जीवन में देगी, अपने पार्टी के लोगों के बीच में देगी, ये मुझे लगता कि उचित नहीं होगा। अगर वो उनको रोकने की कोशिश करेंगे तो स्वाभाविक रूप से गलत है। ठीक है जी।